business combinations. INDAS 103। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशंस क्या है? पुराने जमाने में AS14 हुआ करता था, इसका नाम था अमालगमेशन। दो बातें हैं दोस्त, एक तो बिजनेस और दूसरा कॉम्बिनेशन। यानी ये जरूरी है इस AS के दायरे में आने के लिए वो बिजनेस होना चाहिए। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है स्ट्रेंथन, इकट्ठा करना, मिलाना। तो जब भी कभी हम बिजनेस को मिलाते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, बढ़ाते हैं, इस AS 103 के द्वारा अकाउंटिंग करते हैं। ये AS बताता है आपको कैसे जो आपने बिजनेस खरीदे होंगे उन्हें अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज करना है। जब भी कभी बिजनेस खरीदा जाता है, आपको पता होगा कंसीडरेशन देना पड़ता है। तो बिजनेस खरीदा, एक तो बिजनेस खरीदा होगा या मिलाया होगा, जो भी आप बोलना चाहें। इसका मतलब आपने नेट एसेट लिए होंगे। नेट एसेट मतलब बिजनेस में एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। तो बिजनेस में एसेट लायबिलिटी लिए होंगे, कंसीडरेशन दिया होगा। तो ये AS बताता है इसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एसेट लायबिलिटी को, कंसीडरेशन को कैसे मेजर करना है और रिकॉग्नाइज करना है। डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व बोला करते थे आप, अब भी हम गुडविल बोलते हैं, और या फिर हम बोलते हैं उसे गेन ऑन बारगेन परचेज। ये कैसे बुक करना है ये बताता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनकी रिकॉग्निशन मेजरमेंट, इसकी रिकॉग्निशन मेजरमेंट, इसकी रिकॉग्निशन मेजरमेंट। उसके अलावा एक बात और भी बताता है, उसे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, NCI बोलते हैं। ये बताता है कैसे अकाउंट फॉर करने हैं जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होंगे। तो लिखिए इसके बारे में, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू एनी बिजनेस कॉम्बिनेशन। कोई भी बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, उसकी अकाउंटिंग इस AS के द्वारा ही होगी। आगे लिखें, बिजनेस मीन्स सेट ऑफ एक्टिविटीज कैपेबल of being produced goods providing services। कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एसेट्स, एक्टिविटीज एसेट्स जो कैपेबल हो गुड्स प्रोड्यूस करने के या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप ऐसे भी पढ़ते हैं, बिजनेस मतलब होता है इनपुट प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। ये बिजनेस की परिभाषा है, इनपुट प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटी, सेट ऑफ एसेट्स जो गुड्स बना सकता हो, प्रोवाइड कर सकता हो सर्विस, या आप उससे सेट ऑफ गुड्स, सेट ऑफ एसेट से डिविडेंड ले पाए, इनकम जनरेट कर पाए, अपनी कॉस्ट को कम कर पाए, वो सेट ऑफ एसेट बिजनेस कहलाता है। इसका मतलब अगर बिजनेस नहीं है तो इस AS के द्वारा अकाउंट फॉर नहीं होगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है देयर शुड बी अ बिजनेस। लिखिए, इफ अ सेट ऑफ एसेट दैट डू नॉट constitute business is purchased। अगर आपने कोई सेट ऑफ एसेट खरीदा है लेकिन वो बिजनेस नहीं है, then it shall be outside the scope of
INDAS 103, ये इस दायरे से बाहर होगा। सर फिर सेट ऑफ एसेट खरीदा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? उसके लिए आप एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। वहां पे हम जब भी कोई एसेट लेके आते हैं या सेट ऑफ एसेट लेके आते हैं जो बिजनेस नहीं है, उनके अकाउंटिंग की जाती है 102 शेयर बेस्ड पेमेंट के द्वारा। एक लाइन और लिखिए, ऑल्सो दिस AS डू नॉट अप्लाइज टू फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर। वैसे तो जॉइंट वेंचर बनाना भी बिजनेस को बढ़ाना है, पर इस एएस के दायरे से बाहर है। उसके लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है 111। तो अगर आप कोई जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं तब भी वो इस एएस में नहीं आएगा, उसकी अकाउंटिंग इस एएस के द्वारा नहीं की जाएगी। जॉइंट वेंचर क्या है सर? दो कंपनी मिलके कोई नया बिजनेस करना चाहती हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके कोई बिजनेस करना चाहती हैं, रिस्क लेना चाहती हैं, उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। इन्होंने मिलके कोई कंपनी फॉर्म की, एंटिटी बनाई। सर फिर फर्क क्या हुआ? कंपनी बनाई है तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होगी। हाँ, एक खास बात है जॉइंट वेंचर्स की, ये एंटिटी की तरह भी फॉर्म किए जा सकते हैं और विदाउट एंटिटी भी बनाए जा सकते हैं। यानी दो पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, खाली एंटिटी ना बनाए, तब भी एक जॉइंट वेंचर बनाया जा सकता है, जिसे हम जॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। जब हम जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं, इसका मतलब कोई एंटिटी फॉर्म की गई होगी। तो अगर दो पार्टी मिलकर कोई एंटिटी बनाती हैं, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है या LLP है या पार्टनरशिप है, वह जॉइंट वेंचर कहला सकता है। तो फर्क क्या होगा? जॉइंट वेंचर में जो ये वाली पार्टी होंगी जिन्हें आप इन्वेस्टर बोलते हैं, ये इन्वेस्टर हैं, इनका जॉइंट कंट्रोल होता है। ये विशेषता है जॉइंट वेंचर की। जो भी जॉइंट वेंचर बनते हैं उन एंटिटीज पे इन्वेस्टर का कंट्रोल जॉइंट होगा। तो जॉइंट मतलब क्या? बराबर बराबर होगा? नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं कि बराबर बराबर होगा। ऐसा भी हो सकता है ये अपने 3 डायरेक्टर अपॉइंट करे, ये अपने 3 डायरेक्टर अपॉइंट करे और ये कहे कि भाई कम से कम दोनों पार्टी के 2-2 डायरेक्टर मिनिमम किसी भी बात पे एग्री करेंगे तब वो काम होगा। तो जहां डिसीजन मिलके लिए जाते हैं, ज्वाइंट कंसेंट से जहां डिसीजन लिए जाते हैं, वो एंटिटीज, वो बिजनेस ज्वाइंट वेंचर कहलाते हैं। खैर इसके बारे में और डिटेल बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ेंगे। वहां हम बात करेंगे कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है ज्वाइंट वेंचर्स को। ये चैप्टर हमारा काफी बड़ा है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, और उसके बाद हम इस पढ़ेंगे कंसोलिडेशन होल्डिंग सब्सिडरी का। तब हम उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर्स। तो वहां आपको और डिटेल में बताया जाएगा ज्वाइंट वेंचर कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर कोई स्पेसिफिकली फॉर्म्ड एंटिटी है जिसमें दो पार्टी आपस में एग्री करती हैं कि वो उस एंटिटी को ज्वाइंटली चलाएंगे, उसे ज्वाइंटली कंट्रोल्ड करेंगे, तो वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एंटिटी में जो 50% से ज्यादा वाला शेयर होल्डर होता है, माना जाता है कि वो एंटिटी उसके कंट्रोल में है। लेकिन इन एंटिटीज में ऐसा नहीं है। ये एंटिटीज एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्न होती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि कौन पार्टी कितना कंट्रोल करेगी। अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम आर्टिकल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता है जिसे हम कई बार शेयर होल्डर एग्रीमेंट का नाम भी देते हैं। तो ये वो एंटिटी है जो अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनीज एक्ट एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न होती हैं। These are called joint ventures. रेस्ट डिस्कशन आगे, तो उन पे भी अप्लाई नहीं होगा ये। हाँ जी, यानी ये अप्लाई कहां पे होगा? जहां पे कोई भी बिजनेस कंबाइन किया गया हो। तो मैंने कम से कम इतने एसेट जरूर खरीदे हों ताकि वो मिलके क्या बन जाए, एक बिजनेस बनाए, तब ये वाला ये अप्लाई होगा।
अगर मैंने इतने एसेट खरीदे कि वो बिजनेस फॉर्म नहीं करते तो ये एएस अप्लाई नहीं होगा। फिर कौन सा एएस अप्लाई होगा? 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। मैंने एसेट लिया, बदले में शेयर दिए या कोई कंसीडरेशन और दिया तो उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग होगी। दूसरा, बिजनेस कॉम्बिनेशंस may be achieved in a number of ways. Like बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा अचीव किए जा सकते हैं। एंटिटी ए लिमिटेड, एंटिटी बी लिमिटेड, दो अलग अलग एंटिटी हैं। एंटिटी ए ने बी एंटिटी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए। तो अगर मैंने एंटिटी बी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर परचेज कर लिए तो ये मेरी सब्सिडरी कहलाएगी, ये एक बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यानी बिजनेस को स्ट्रेंथन किया। बी लिमिटेड के बिजनेस को किसने कंट्रोल में ले लिया? ए लिमिटेड ने। कंपनीज एक्ट में लिखा है वो व्यक्ति जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर होगा वो दोस्त कुछ भी कंपनी में डिसीजन लेने की पावर रखता है। आपको पता होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की पावर होती है अगर आपके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हों। तो किसी भी कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए 50% से ज्यादा शेयर होना काफी है। तो बी लिमिटेड का बिजनेस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा प्रोवाइडेड हमारे पास 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं। तो ये क्या बना? ये बना बाय परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मर्ज हो गई और अब ए लिमिटेड रह गई या बी लिमिटेड रह गई। कोई भी एक कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और केवल एक कंपनी रह गई, यानी बाय मर्जर ऑफ वन और मोर एंटिटी। ठीक है, उदाहरण एक कंपनी है बंधन बैंक लिमिटेड और एक कंपनी हुआ करती थी गृह फाइनेंस, GRUH, गृह फाइनेंस लिमिटेड। दोनों लिस्टेड कंपनी थी। बंधन बैंक लिस्टेड कंपनी है, गृह फाइनेंस लिस्टेड कंपनी है थी। अब केवल एक रह गई है, उसका नाम है बंधन बैंक। ठीक है, गृह फाइनेंस का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। सारे के सारे नेट एसेट जो गृह फाइनेंस के थे वो बंधन बैंक के पास चले आए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये कंपनी खत्म हो जाए और केवल एक कंपनी रह जाए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा कंपनी खत्म हो जाए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड प्लस स्टेट बैंक ऑफ पटियाला प्लस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर। ऐसे कई सारे कंपनी थी सब्सिडरी और सबको मिला के आज की डेट में केवल एक कंपनी रह गई है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सारी कंपनियों के बिजनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। एक और भी कंपनी थी जो इसमें मर्ज हुई थी, उसका नाम था भारतीय महिला बैंक, BMB कुछ ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी कंपनी मिलके भी किसी एक कंपनी में अमालगमेट मर्ज हो सकती हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है बिजनेस मर्जर। और क्या तरीका हो सकता है? ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड और एक नई कंपनी बनाई जाए सी लिमिटेड, ऐसे भी कर सकते हैं। फर्क क्या हुआ? यहां दो एग्जिस्टिंग थी और एक एग्जिस्टिंग खत्म होके एक रह गई। यहां पे क्या था? दो एग्जिस्टिंग खत्म हो गई और एक ऑल टुगेदर न्यू कंपनी फॉर्म हो गई जिसका नाम रखा गया सी लिमिटेड।
आइडिया सेल्यूलर, वोडाफोन इंडिया। नई कंपनी का नाम है वोडा आइडिया लिमिटेड। अल्टीमेटली ये जो कंपनी है वो इन दोनों के बिजनेस को ही कंट्रोल कर रही है, कुछ नया तो नहीं है ना उसके पास, इन दोनों के बिजनेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय मर्जिंग टू और मोर एंटिटीज इनटू अ न्यू एंटिटी। और यहां पे क्या मतलब हुआ, बाय मर्जर ऑफ वन और मोर एंटिटी, और यहां पे किसी एक एंटिटी का लीगल एग्जिस्टेंस सेम रहेगा, नई नहीं बनेगी, पुरानी में से ही कोई एक रह गई होगी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी 6-7 सब्सिडरी के साथ काम करता था, 7 सब्सिडरी के साथ, तो वो 7 खत्म हो गए, एक में मर्ज हो गए, टोटल 8 थे, अब एक रह गया टोटल। पर वो है तो एग्जिस्टिंग में से ही ना एक, ये वाला। यहां पे मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग नहीं बचेगी दोनों में से कोई भी, बल्कि कौन बचेगी, एक नई कंपनी बनेगी। पर ये वाली कंपनी ने इन दोनों का बिजनेस ही तो कंट्रोल किया। और क्या तरीका हो सकता है, ए लिमिटेड इसके शेयर होल्डर्स हैं, ये इसके शेयर होल्डर हैं। एक बी लिमिटेड इसके भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि ए लिमिटेड ने शेयर खरीदे यहां पे बी लिमिटेड में। एक तरीका यह भी हो सकता है, ये वाले जो शेयर होल्डर थे इन्होंने अपने शेयर्स किसे दे दिए, इसे दे दिए, इन लोगों को अपने शेयर्स दे दिए। फर्क क्या पड़ेगा, ए लिमिटेड के शेयर होल्डर के ही पास अब दोनों के शेयर हो जाएंगे, एक तो थे ही थे। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स से शेयर परचेज कर लिए, तो ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं अब वो दोनों के शेयर होल्डर हो जाएंगे, ए के तो थे ही थे, बी के भी शेयर होल्डर वही होंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों एंटिटी किसके कंट्रोल में आ जाएंगी, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो ए लिमिटेड के थे। अंतर दिखाई देना चाहिए इस बारे में और इस बारे में। यहां पे ए लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी है जो बी लिमिटेड के शेयर परचेज करती है। यहां पे शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स परचेज करता है। ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन है। और ऐसे ही दोस्त ये तरीके कुछ भी हो सकते हैं, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपने तरीका क्या अपनाया है, ये वाला तरीका है, ये वाला तरीका है, ये वाला है, ये है, हमें फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं हर जगह दो पार्टी हैं, एक का नाम होगा एक्वायरर और दूसरी का नाम होगा एक्वायरी। वो व्यक्ति जो बिजनेस कंट्रोल में लेगा एक्वायरर कहलाएगा। ये एक्वायरर हो गए, ये एक्वायरर हो गए। इनमें से जो बचेगा बंधन बैंक एक्वायरर हो गया, गिरफ्त फाइनेंस एक्वायरी हो गया। ये सारे के सारे ये एक्वायरी कहलाएंगे जो खत्म हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायरर कहलाएगा, वोडा आइडिया एक्वायरर कहलाएगा, आइडिया वोडा अलग अलग एक्वायरी कहलाएंगे। ए लिमिटेड एक्वायरर कहलाएगा, बी लिमिटेड जिसके शेयर खरीदे गए एक्वायरी कहलाएगा, ये शेयर होल्डर एक्वायरर कहलाएगा, जिस कंपनी का कंट्रोल ऑब्टेन किया है एक्वायरी कहलाएगी। यानी हम दो बातें करते हैं, एक्वायरर कौन है, एक्वायरर कौन व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति एक्वायरर होगा जो कंट्रोल ऑब्टेन करेगा। तीसरा नंबर 3, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। जो भी एक्वायरर होगा वो एक्वायरी के नेट एसेट रिकॉर्ड करेगा एक्विजिशन डेट पे। आइए स्टेप्स में लिखवाता हूं आपको, बात बड़ी टेक्निकल सी है। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस होंगे उन सब की अकाउंटिंग नेट एसेट मेथड से की जाएगी।
all business combinations are to be accounted for by net asset method. इसका एक एक्सेप्शन है नेट एसेट मेथड का, यानी सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन नेट एसेट मेथड से अकाउंट फॉर किए जाते हैं, अनलेस एक एक्सेप्शन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन unless business combination is of entities under common control. In that case, business combination will be accounted for by pooling of interest method. और ये बताया गया है अपेंडिक्स सी ऑफ IND-AS 103। यानी अगर मैं ये कहूं अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या बिजनेस कॉमन कंट्रोल में है? हाँ जी, कॉमन कंट्रोल में है तो अदर नेट एसेट मेथड। और अगर कॉमन कंट्रोल में है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और ये बताया गया अपेंडिक्स सी, इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अपेंडिक्स सी अप्लाई होती है। कॉमन कंट्रोल जब तक नहीं है तब तक नेट एसेट मेथड लगेगा। हम कॉमन कंट्रोल की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। सारे के सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन इसी मेथड से अकाउंट फॉर किए जाते हैं। Steps for accounting of business combination. कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं पहले? नेट एसेट मेथड। Step first, identify acquirer। एक्वायरर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक्वायरर कौन व्यक्ति होगा, क्यों आइडेंटिफाई करना है? अकाउंटिंग तो एक्वायरर को ही करनी है ना, तो इसलिए कौन व्यक्ति होगा जो अपनी किताबों में एंट्री डालेगा, इसलिए एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक्वायरर कौन व्यक्ति होगा? हाँ जी, इसके बारे में लिखा है एक्वायरर इज द एंटिटी who obtain control। जो कंट्रोल obtain करेगी एंटिटी वो एक्वायरर कहलाएगी। यानी एक्वायरर वो एंटिटी होगी जिसके कब्जे में दूसरे वाला बिजनेस आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्वायरी
एक्वायरी कौन होगा? जिसका कंट्रोल किसी दूसरे के पास चला गया है। एंटिटी ऑफ विच business control is taken by acquirer। क्योंकि एक्वायरी के नेट एसेट हमें एक्वायरर की किताबों में लिखने हैं, तो एक्वायरर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा? एंट्रीज, और किन एसेट को अपनी किताबों में अकाउंट फॉर करेगा। इसलिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्वायरर, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्वायर। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। किस तारीख को एंट्री डालेंगे? यानी हम ये कहना चाहते हैं कौन एंट्री डालेगा, किसके एसेट लायबिलिटी की एंट्री डालेगा और किस तारीख को एंट्री डालेगा। एक्विजिशन डेट क्या होगी? इज a date on which acquirer obtains control। वो तारीख, जिस तारीख को एक्वायरर कंट्रोल ऑब्टेन करेगा। ये कोई एग्रीड डेट हो सकती है, पहले से तय हो सकता है कि उस तारीख से हम इस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, बिजनेस अपने हाथ में लेंगे। तो अगर वो डेट स्पेसिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना पता चले, डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, देन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की तारीख को मान लिया जाएगा कि ये एक्विजिशन डेट है, यानी जिस दिन आप पैसे दोगे उस दिन आप अपनी किताबों में एसेट लिख सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो पहले से तय हो जाता है कि भाई उस तारीख से ये वाला बिजनेस हमारा हो जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्रुप कंपनीज के साथ अमालगमेशन किया, उन सब कंपनियों को अपने साथ मिला दिया, तो उन्होंने तारीख पहले से तय कर दी थी, 1 अप्रैल थी। जैसे रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 बिजनेस खरीदे थे, एक विजया बैंक का था और एक देना बैंक का था। तो इन्होंने पहले से तारीख तय की हुई थी 1 अप्रैल 2019, ये एक्विजिशन डेट है। और अगर ना पता हो एक्विजिशन डेट क्या रहेगी, तो जिस दिन हमने कंसिडरेशन दिया होगा। कंसिडरेशन क्या होगा? हाँ जी, चौथा स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन। एंट्री दोस्त तभी लिखी जाएगी जब ये पता चले एंट्री डालनी किसे है, किसके एसेट लायबिलिटी की डालनी है, किस तारीख को डालनी है, कितने अमाउंट पे डालनी है। तो अगले 2 स्टेप होंगे हमारे अमाउंट के। जो हमारी तरफ से गया है वो अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, जो आया है उसका अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन may be in the form of cash, investment, shares, other asset, assumption of liabilities। Consideration is taken at fair value।
आप शेयर दें, आप कैश दें, इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, कोई इन्वेस्टमेंट आपने दे दी, कोई आपने अदर एसेट दे दिया, कोई आपने लायबिलिटी एज्यूम कर ली। मतलब आपने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए मेरी तरफ लोन के चढ़ा दो और ये लोन मैं बाद में रीपे कर दूंगा। तो अजम्पशन ऑफ लायबिलिटी भी कंसिडरेशन का पार्ट है। ऑब्वियसली अगर आपने लोन एज्यूम कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आगे कंसिडरेशन में बी पेड, पेबल और कॉन्टिजेंट। यहां पे हम 3 बातें करेंगे। कंसिडरेशन दिया गया हो सकता है, जो चुका दिया है, देना है आगे, जिसे आप डेफर्ड कंसिडरेशन बोलते हैं। पेबल का मतलब है डेफर्ड। आपने कंसिडरेशन को डेफर भी किया हुआ हो सकता है। आपने कहा भैया 10 लाख रुपए अभी ले लो, 5 लाख रुपए मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा। ये डेफर्ड कंसिडरेशन है। तो 10 लाख रुपए अभी दिए, 5 लाख रुपए देने का वादा कर लिया, दिस इज डेफर्ड कंसिडरेशन। आपने कहा मैं 5 लाख रुपए दूंगा तो, पर तब दूंगा अगर इस कंपनी को मेरे खरीदने के बाद मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुए तो। क्या बोला? अगर इस बिजनेस को ले जाने के बाद मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुए तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा 1 साल के बाद, नहीं तो नहीं दूंगा। ये कॉन्टिजेंट हो जाएगा फिर, क्योंकि ये किसी कॉन्टिजेंसी पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा आपका बिजनेस मैं खरीदूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा, पर शर्त ये है कि मुझे 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। ये कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन पेबल हो सकता है, कंसिडरेशन हाथों हाथ दिया गया हो सकता है, और कंसिडरेशन किसी कंटिजेंसी पर डिपेंडेंट भी हो सकता है। सब कुछ कंसिडरेशन की परिभाषा में है। सब कुछ फेयर वैल्यू पे लिया जाता है। कैश दिया है, इसमें तो फेयर वैल्यू का प्रश्न ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोई आपने दी है, फेयर वैल्यू। आपने कोई शेयर दिया है, फेयर वैल्यू। अदर एसेट दिया है, कोई लायबिलिटी एज्यूम की है, यानी दोस्त मैं कैश दे के आ सकता हूं। मैंने कहा ऐसा पैसे तो नहीं है, पर ये घड़ी रख लो, तो घड़ी की फेयर वैल्यू। कुछ भी जो भी मैं दे के आता हूं उस एसेट की फेयर वैल्यू ली जाएगी। और ये भी हो सकता है मैं फ्यूचर में दूं, और ये भी हो सकता है मैं कंसिडरेशन दूंगा तो, पर कुछ शर्तों के पूरे होने पे दूंगा। उसका नाम कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन होगा। 5वां स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ fair value of net asset and non-controlling interest। पांचवा स्टेप होगा जिसमें मुझे ये 2 बातें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। मेरे नेट एसेट की फेयर वैल्यू क्या है और मेरे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है। छठा स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बारगेन परचेज। ठीक है, ये दोस्त सारे स्टेप हैं। आखिरी स्टेप में आपको गुडविल या गेन ऑन बारगेन परचेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे निकाला जाएगा उसका तरीका मैं लिख देता हूं, समझाना मुझे बाकी है। कंसिडरेशन प्लस, इसे मैं आगे से एनसीआई बुलाने वाला हूं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। कंसिडरेशन जो दिया है उसमें एनसीआई ऐड करूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट
आइडेंटिफाई करूंगा और गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज लिखूंगा। तो ये 6 स्टेप हैं हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग नेट एसेट मेथड से करने के। पहला होगा खरीदार कौन है, बेचने वाला कौन है, किस तारीख का सौदा है। चौथा होगा क्या कंसीडरेशन मुझे देना है। पांचवा होगा जो मैंने आपसे खरीदा है सामान, उसकी फेयर वैल्यू क्या है। और छठा स्टेप होगा मैंने आपको क्या दिया और मैंने आपसे क्या लिया। मैंने अगर ज्यादा दिया तो गुडविल और कम दिया तो गेन कहलाएगा। ये 6 स्टेप हैं। उसके बाद जर्नल एंट्री बिल्कुल सीधी सादी है, बाद में लिखवा दी जाएगी। Example. A Limited purchased business of B Limited after purchase of business by A Limited, B Limited will cease to exist. Consideration ₹10 lakhs. Equity shares issued 40,000 at ₹25 each. Face value 10. और नेट एसेट ऑफ एंटिटी 12,50,000। ठीक है, हमने नेट एसेट लिख दिया है। आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये बैलेंस शीट है, इसमें एसेट लिखे हुए होंगे, लायबिलिटी लिखी हुई होंगी। चलो हम लिख देते हैं आगे। एसेट 18 lakhs, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 5,50,000। जनरलाइज। हाँ जी, ट्रांजैक्शन जनरलाइज करनी है। बिजनेस खरीदने की एंट्री लिखनी है आपको। कौन सी तारीख को? एक्विजिशन डेट को। एक्वायरर कौन हुआ? ए लिमिटेड। ये ए ने बिजनेस खरीदा है। एक्वायरर किसका बिजनेस खरीदा है? बी लिमिटेड का। एक्वायरी कंसीडरेशन 10 लाख रुपए है। कैसे दिया जाएगा? 40,000 शेयर में 25 रुपए के भाव से, और जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। जो आपने बिजनेस खरीदा है उसके एसेट की फेयर वैल्यू 18 लाख है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 550 है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उसने अपनी किताबों में
बुक वैल्यू क्या लिखी हुई है ना हमारे लिए इररेलेवेंट है। जब भी हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो हमारे लिए रेलिवेंट है उस टाइम का उसका मार्केट प्राइस। मान लीजिए ये घड़ी है मेरे पास, तो आप इसे खरीदने के लिए आते हैं, तो आपको इस बात से क्या लेना देना कि मैंने अपनी किताबों में ये कितने पे लिखी हुई है। हो सकता है मैंने इसे फुली डेप्रिशिएट कर दिया हो और मेरी बैलेंस शीट में ये 1 रुपए पे 0 रुपए पे आई हुई हो, पर मैं इसे बेचूंगा तो फिर भी बाजार की वैल्यू पे ही ना। तो खरीदार को हमेशा मतलब किस बात से है, बाजार की वैल्यू से। बुक वैल्यू क्या लिखी है, इररेलेवेंट है। मान लीजिए आपके पास कार है, कार आप 25% पर ईयर से डेप्रिशिएट करते जाते हैं, 4 साल में आपने उसे डेप्रिशिएट करके नील कर दिया, तो क्या कार दोस्त खत्म थोड़ी हो गई होगी। आज भी वो बिकेगी तो कितनी वैल्यू पे बिकेगी, जो उसकी करंट मार्केट प्राइस होगी उस पे बिकेगी आज भी। इसलिए दोस्त खरीदार को मतलब है उसकी करंट फेयर प्राइस क्या है, कोई भी एसेट हो। सेम बात लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी किताबों में 100 रुपए की लायबिलिटी लिखी हुई है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने 100 रुपए लिखा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कल को ये 100 रुपए मेरे से कितने में सेटल होंगे। ये हो सकता है मुझसे 95 रुपए में ही मान जाए, और ये भी हो सकता है कि ये मुझसे 110 रुपए में माने, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस ऑलमोस्ट डूब गया, कर्जा लिया हुआ है, किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और भी बहुत सारे बैंक हैं, इंडसइंड बैंक से, यस बैंक से, ढेरों, बहुत सारा कर्जा है। मैंने इसके बिजनेस को खरीद लिया और मैंने इनसे कहा भाई साहब कितने रुपए लोगे। इन्होंने कहा भाई साहब आप मुझे 60 रुपए ही दे देना, पर आप हमें ले चलो यहां से, इससे पीछा छुटाओ। तो ये हो सकता है कि 100 रुपए की लायबिलिटी पुरानी कंपनी की किताबों में मेरे साथ 60 रुपए पे आने के लिए तैयार हो जाए। सर ऐसा क्यों होगा, वो 100 रुपए वाली आपके साथ 100 में क्यों आए, 60 में क्यों आएगी। वो इसलिए आ सकती है क्योंकि अगर उसे पता है ये कंपनी डूब गई है और ये 100 रुपए यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसके बदले में तो मुझे 50 भी नहीं मिलने वाले। अगली बात समझ में, तो अगर कोई इस बिजनेस को खरीद के मुझे 60 भी दे दे तब भी मेरा फायदा होगा, क्योंकि मैं इसे कहां ले जाऊंगा, इस कंपनी को मैं लिक्विडेशन में ले जाऊंगा, इंसॉल्वेंसी, आईबीसी में। आईबीसी में जाने के बाद भी क्या होगा, इसके एसेट बेचे जाएंगे, पेमेंट मिल जाएगी, एसेट बेचे जाएंगे तब भी तो पूरे पैसे नहीं मिलने वाले मेरे को। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे मतलब किस बात से होगा, एसेट की फेयर वैल्यू से, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू से। तो मैं जनरल एंट्री क्या लिखूंगा, एक्विजिशन डेट पे मैं एंट्री लिखूंगा, जो भी मैंने एसेट खरीदे होंगे मैं उन्हें आइडेंटिफाई करूंगा और मैं यहां लिखूंगा एसेट डेबिट। ऑब्वियसली ये दो होंगे, फिक्स एसेट भी होंगे, करंट एसेट भी होंगे। जो भी मैं खरीद के लाया हूंगा वो एसेट लिखूंगा और वैल्यू क्या रहेगी, फेयर वैल्यू 18 लाख। 2 मैं लिखूंगा लायबिलिटी 550। हाँ जी, मैं लायबिलिटी लिखूंगा 5,50,000, एसेट में लिखूंगा 18 लाख, और मैंने कंसीडरेशन कितना तय किया है देना, टू कंसीडरेशन, ये है कंसीडरेशन मेरा 10 लाख रुपए। जरा चेक तो करिए, 12,50,000 रुपए के नेट एसेट मुझे 10 लाख रुपए में मिल गए। चेक करिए डिफरेंस किस तरह बचा होगा। हाँ जी, डिफरेंस नीचे की तरफ बचा होगा 2,50,000 का। इसका नाम होगा गेन ऑन बारगेन परचेज बीइंग बिजनेस टेकन ओवर। मैंने बिजनेस खरीद लिया, ये मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कैसे आया है, ये मुझे ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंसीडरेशन पेड 10 lakhs और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड 12,50,000। जो लिया है वो 12,50 का है और जो दिया है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। इसका मतलब गेन हो गया 2,50,000। सर हम इसे कैपिटल रिजर्व ना बुलाएं, नाम तो वही है कैपिटल रिजर्व, पर इसका मॉडर्न नाम गेन ऑन बारगेन परचेज है।
सर गेन ऑन बार्गेन परचेज क्यों बुलाया आपने, कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं बुलाया? चलिए अभी बताते हैं इसके बारे में, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए के कंसिडरेशन दिए और ये नेट एसेट होते 7,50,000 के, तो ऊपर डिफरेंस बचता है यहाँ पे और हम इसका नाम रखते हैं गुडविल। यानी जब भी कभी हम कंसिडरेशन ज्यादा देके आएंगे नेट एसेट से तो नाम रखेंगे गुडविल, और कम दिया होगा तो नाम रखेंगे गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बायर को कितनी जरूरत है उस बिजनेस की। एग्जांपल HUL नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक और कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इंडिया में हॉर्लिक्स बेचती है, ठीक है। हॉर्लिक्स आपको पता होगा 80% मार्केट शेयर है, करीब करीब 70-80% मार्केट शेयर है हॉर्लिक्स का। जो भी लोग है ये क्या बोलते हैं हेल्थ वेल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा मार्केट शेयर हॉर्लिक्स का है। HUL ने कहा ठीक है भाई हम तुम्हारे बिजनेस को खरीदेंगे। इसने कहा ठीक है हमारा बिजनेस आप ले जाओ, हमारे पास हॉर्लिक्स है, हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जैसे सेंसोडाइन, आयोडेक्स, इनो। इन्होंने कहा हमें आपके बिजनेस की बड़ी सख्त जरूरत है, आपके नेट एसेट से हम 10,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा देंगे। वो 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इतना वैल्यूएबल बिजनेस लेके आ रहे हैं और वो इस बिजनेस को खरीदने के बाद बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाएगी। वो 10,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा दे के आ रहा है वो उसे वसूल लेगा, बहुत जल्दी वसूल लेगा, विद इन 2-3 ईयर वसूल लेगा। इसीलिए तो वो एक्स्ट्रा पैसे दे के आ रहा है और इसी एक्स्ट्रा पैसे देने का नाम गुडविल है। यानी हम फ्यूचर के प्रॉफिट के पैसे दे के आ रहे हैं और हमें उम्मीद है हम इस बिजनेस को जब खरीदेंगे तो हम अपने प्रॉफिट को और बढ़ा लेंगे। यानी जो 1 रुपया ये कमाता था, 1 रुपया ये कमाता था, कंबाइंड प्रॉफिट 2 रुपए नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों सेम बिजनेस करती हैं, सेम टाइप, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस है। कंबाइंड होने के बाद FMCG बिजनेस है, कंबाइंड होने के बाद कॉस्ट कटिंग बहुत होगी और जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसीलिए हम इस बिजनेस के पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार हैं और एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हम किस बात को सोच के दे रहे हैं कि हमें पहले से एक बना बनाया सेटअप मिल रहा है, एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है और एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो आते ही हमारा घर भर देगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इसलिए हम फ्यूचर के प्रॉफिट के पैसे दे के आ रहे हैं और हम एक्स्ट्रा का नाम लिखते हैं गुडविल। डिपेंड करता है मुझे उस चीज की कितनी आवश्यकता है। दूसरी बात, नेट एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा है और कंसिडरेशन कम है। ऐसा कब होगा? सेलर अपने मजबूरी में एसेट बेच रहा है और कोई उसका खरीदार नहीं है, तब वो अपने फेयर वैल्यू से भी सस्ते में बेचना पसंद करेगा। यानी मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, बिजनेस करती है DTH का, डायरेक्ट टू होम सर्विस, छतरी जो आपके घर के पास लगी हुई है ऊपर छत पे। बैलेंस शीट है हमारी, हम बिजनेस चलाते हैं, सब्सक्राइबर डे बाय डे घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। एक और भी कंपनी है जो इसी बिजनेस को करती है पर अच्छी प्रॉफिटेबल है, एयरटेल। या एक और भी है टाटा स्काई, पर हम इस बिजनेस को करते हैं और हमें लॉस हो रहा है और हमें पता है हमें 5 करोड़ पर ईयर लॉस भुगतना पड़ेगा अगर हम इसे चलाते रहेंगे। हमारे नेट एसेट हैं 10 करोड़ रुपए के, हमारे 10 करोड़ के नेट एसेट हैं और पर ईयर मुझे 5 करोड़ का लॉस हो रहा है इस बिजनेस को चलाने से। तो नाम भी बताइए तो कौन है कंपनी का? लो जी, क्या नाम है? डिश टीवी। ठीक है, एक व्यक्ति आता है कहता है भाई साहब आपके 10 करोड़ के बदले में मैं आपको 7 करोड़ रुपए दे सकता हूं, बताइए सौदा फायदेमंद है क्या? बिल्कुल फायदेमंद है। कम से कम 2 करोड़ रुपए तो फिर भी बच गया ना 1 साल का लॉस इनकर करने से। तो 10 करोड़ के नेट एसेट को हमने 7 करोड़ में बेचना पसंद क्यों किया? क्योंकि उससे हमें 1 साल का 5 करोड़ का लॉस बच जाना है। तो बिजनेस को चलाने का फायदा क्या है? अगर वो कॉन्टिन्यूअस लॉस पे चले तो आगे उससे बेहतर है कि बेच के 3 करोड़ का नुकसान उठा लिया जाए। तो हमने कंसिडरेशन कितना लेना पसंद किया? 7 करोड़। ये डिस्ट्रेस सेल कहलाती है। बेचने वाला मजबूर है बेचारा और उसकी मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? बायर उठा रहा है।
इसीलिए हम बोलते हैं गेन ऑन बारगेन परचेज। हमने दोस्त जबरदस्ती, हम इतने पावरफुल थे कि हमने बारगेन करके सस्ते में बिजनेस ऑब्टेन किया है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपको पता होगा आज की डेट में कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो लिक्विडेट होने वाले हैं या हो चुके हैं। यस बैंक को देख लीजिए, जबरदस्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को थमा दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा तुम संभालो इसके बिजनेस को, और एक शेयर 2 रुपए पे खरीदा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कहा 400 रुपए के आसपास का हुआ करता था। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि उसे पता है अब हम सरवाइव नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति पैसे देने को तैयार ही नहीं है, तो जो मिल रहा है वही दे दो। इसलिए यहाँ पे हम नाम डालते हैं गेन ऑन बारगेन परचेज। बायर इतना पावरफुल है कि वो बिजनेस को खरीदेगा और सस्ते में खरीद के ले जाएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, कंसिडरेशन पेड की एंट्री होगी। एंट्री होगी कंसिडरेशन डेबिट टू। क्या दिया है हमने 10 लाख के बदले में? 40,000 इक्विटी शेयर 25 रुपए के भाव पे, तो टू इक्विटी कैपिटल हो जाएगी। ये 10 लाख है, 40,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए वाले, तो 4 लाख की कैपिटल हो गई, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 6 लाख रुपए। बीइंग कंसिडरेशन पेड। ये बिजनेस खरीदने की एंट्री है। 2 एंट्री हैं बिल्कुल सीधी साधी, और पहली एंट्री है एक्विजिशन डेट पे आप फेयर वैल्यू लिखेंगे एसेट की, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, कंसिडरेशन फेयर वैल्यू पे होगा। आप अगर ज्यादा देके आए हैं गुडविल, कम देके आए हैं गेन ऑन बारगेन परचेज रिकॉर्ड किया जाएगा। खबरदार अगर आपने ये बैलेंसिंग फिगर में ढूंढा गुडविल या गेन ऑन बारगेन परचेज, नंबर कट जाएगा आपका। आपको इसका एक नोट दिखाना पड़ेगा, व्हाट वी हैव पेड, व्हाट वी हैव परचेज्ड। एक्स्ट्रा पेड गुडविल, शॉर्ट पेड गेन ऑन बारगेन परचेज। कम देके आए आप गेन है, ज्यादा देके आए आप गुडविल है। और कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की ये एंट्री होगी। सारा शेयर में गया है तो कैपिटल प्रीमियम हो गया, कैश होता तो टू कैश हो जाता, कोई एसेट देते टू एसेट हो जाता, इन्वेस्टमेंट आपने दे दी होती तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाती। ये 2 एंट्री होंगी। बढ़ेगा क्या, ये एसेट खोल के लिखने पड़ेंगे आपको। फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, बैंक, बीआर, ये होंगे। लायबिलिटी में बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एक्सेट्रा होंगे। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ये एंट्री होगी एसेट लायबिलिटी को लिखने की एक्विजिशन डेट पे, और ये एंट्री होगी कंसिडरेशन पे की। ये 2 एंट्री है नेट एसेट मेथड के हिसाब से। हम बात नहीं करेंगे आपने इंटर में क्या पढ़ा था, एएस 14 में क्या पढ़ा था। हम स्ट्रिक्टली फाइनल के हिसाब से बात कर रहे हैं, एएस 103 में क्या लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल, ए लिमिटेड परचेज्ड 60% शेयर्स इन बी लिमिटेड। अब की बार हमने बी लिमिटेड के बिजनेस को नहीं मिलाया, बल्कि खाली उस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए। जरा सोचिए, हम यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हमने क्या कहा, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। इस बिजनेस को हम उठा के अपने पास ले आए और ये कंपनी बंद हो गई, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। पर अब की बार हम बात बदल रहे हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो जरूरी थोड़ी है कि बी को खत्म किया जाए और उसके सारे एसेट आपके पास आ जाए। अगर आप बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लेंगे, तब भी तो बी लिमिटेड का बिजनेस आपके कंट्रोल में आ जाएगा ना। तो ए लिमिटेड परचेज 60% शेयर इन बी लिमिटेड एट ₹5,50,000। नेट एसेट
या एसेट लायबिलिटी अलग अलग लिखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड इज 10,50,000। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी $6 lakhs। Consideration is payable in equity shares only। Generalize जनरल एंट्री पास करनी है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर खरीदे, बिजनेस कंट्रोल में आया। कंबाइन तो हो गया ना, मर्जर अमालगमेशन की बात नहीं कर रहे। हमने पहले बताया हमारा एएस अप्लाई होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन मतलब स्ट्रेंथन करना, बढ़ाना। बिजनेस बढ़ाने के तरीके बहुत सारे हैं। आपने इसे बंद करके अपने साथ मिला लिया, आपने इस कंपनी के 60% शेयर खरीद लिए, तब भी तो आपके कंट्रोल में आ गई ना कंपनी। उदाहरण, एक कंपनी है ओएनजीसी, आप जानते होंगे। एक और कंपनी भी है जिसका नाम है एचपीसीएल। ओएनजीसी लिमिटेड कंपनी ने एचपीसीएल कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद लिए, इसके भी तो शेयर होल्डर हैं, और वो 50% से ज्यादा हैं, अब 50% शेयर्स खरीद लिए। तो ओएनजीसी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, इक्विटी शेयर परचेज किए एचपीसीएल में। और दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। बाजार में इसका भी शेयर ट्रेड होता है, इसका भी शेयर ट्रेड होता है। बट आज की डेट में एचपीसीएल इज ए सब्सिडरी ऑफ ओएनजीसी। तो मैं बात करूंगा इस केस की जहां पे कोई कंपनी मेरी सब्सिडरी बन जाती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बोथ रिमेन सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं, पर कंट्रोल किसके पास चला गया? एचपीसीएल का कंट्रोल ओएनजीसी के पास चला गया। बहुत जल्द आप देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा यस बैंक का। लेकिन यस बैंक खत्म थोड़ी हो गया, यस बैंक का शेयर बाजार में ट्रेड हो रहा है, स्टेट बैंक का ट्रेड हो रहा है, पर कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अब सवाल यह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें 49% शेयर खरीदे हैं ₹2 के भाव पे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंटिंग कैसे करेगा? जब भी कभी सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस मेंटेन रहता है, यानी जब भी कभी ये पिक्चर रहती है, तो 3 एएस अप्लाई होते हैं। 3 एएस, हाँ जी, 3 एएस अप्लाई होते हैं यहाँ पे। एक एएस अप्लाई होगा IND-AS 27, ये तो होगा ही होगा। IND-AS 103 भी अप्लाई होगा। और तीसरा सर कौन सा होगा? फिर तीसरा एएस अप्लाई होगा 110। यहां ऐसे केसेस में 3 एएस अप्लाई हो जाते हैं। सर इससे तो पिछले वाला ही अच्छा था, सारे शेयर खरीद लो, इस कंपनी को बंद कर दो। हाँ, अगर आप सारे शेयर खरीद के इस कंपनी को बंद कर दोगे तो केवल एक एएस अप्लाई होगा, और वो एएस होगा 103, जो आपने ये वाली एंट्री डाली थी। सारे एसेट हमारे कंसिडरेशन तुम ले लो। पर अगर लीगल स्टेटस मेंटेन है, मतलब दोनों अलग अलग एंटिटी की तरह काम करते हैं, तो फिर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। पहला AS 27, दूसरा AS 103 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और तीसरा AS 110। फर्क क्या है एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे, आपकी बार में ये नहीं कहूंगा बिजनेस खत्म हो गया पुरानी का, नहीं, मैं कहूंगा मैंने इक्विटी शेयर खरीदे हैं। तो मेरा सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में जो शेयर परचेज करता है उसकी एंट्री कैसे डालेगा? वो बताया गया यहाँ पे AS 27 में। और उसकी एंट्री क्या है दोस्त? इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक डेबिट टू बैंक, यही तो होगी। तो जिसे हम बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेपरेट, ये आंसर का पार्ट होगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप अपनी खुद की बैलेंस शीट में क्या एंट्री लिखेंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है। सर सेपरेट क्यों बोला? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट को लिख के दिखाते हैं। जहां पे भी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ दिखाई दे उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ये हम आपको बाद में लिखवाएंगे परिभाषा। SFS बोलते हैं हम इसे, SFS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें क्या रिकॉर्ड किया गया हो, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया जाता हो, इज रिकॉर्डेड। यानी जैसे ही हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखना शुरू हो गया दोस्त, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। सर अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो क्या कहलाएगा? उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम दोस्त इसे एसएफएस नहीं बुलाएंगे, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो कोई भी कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी में इक्विटी शेयर ना हो वो कहलाते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो IND-AS 27 बताता है कि आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे जनरल एंट्री डालनी है। ये AS बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2-3 बातें मेन बताता है, जिनमें से एक है कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी। एक और भी तरीका है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वाले मुद्दे पे हैं तो इससे हम भटकना नहीं चाहते, इसीलिए हम बात कर रहे हैं बस स्टेट बैंक की किताबों में क्या एंट्री डलेगी। जैसे हम बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट 550 टू कंसीडरेशन क्या दिया है हमने, इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 550 बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। यानी मेरी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में यहां पे एक एसेट दिखाया जाएगा जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट और ये आ जाएगा 550। ठीक है, ये हो गया मेरा AS 27 एक्विजिशन के टाइम पे। ये वाला एस भी अप्लाई होगा 103। ये कहता है आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, मतलब बिजनेस कंट्रोल में ले लिया ना आपने, तो 103 तो अप्लाई होगा ही होगा। यानी आपको अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कैसे बनेंगे? ए लिमिटेड इसकी अपनी बैलेंस शीट होगी, बी लिमिटेड इसकी अपनी बैलेंस शीट होगी। एक्विजिशन की डेट को आपको दोनों को मिला के एक बैलेंस शीट बना के दिखानी पड़ेगी ऑन द एक्विजिशन डेट इटसेल्फ। अब इसमें एंट्री क्या डलेगी? AS 103 के हिसाब से। मान लीजिए ये तारीख है 1/4/2019, तो ये एंट्री कब की होगी? 1/4/19। ये वाली एंट्री भी कब की होगी? 1/4/19 की। और ये कौन से AS के हिसाब से होगी? 103 के हिसाब से। क्या एंट्री बनेगी? जो आपने उसके एसेट खरीदे होंगे वो आपकी किताबों में डेबिट हो जाएंगे। एसेट्स डेबिट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट कितना? 10,50,000 टू फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, टू लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कितनी लिखी हुई है? 6 लाख। टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आपको कितना देना है? 550। सर हमने एसेट तो और लायबिलिटी तो सारे लिख लिए, पर हमने बिजनेस खरीदा कितना है? बिजनेस तो हमने 60% खरीदा है। यानी एक कंपनी, इसकी बैलेंस शीट बनी हुई दी गई है जिसके फेयर वैल्यू एसेट की है 1050,
लायबिलिटी की वैल्यू है 6 लाख, नेट एसेट हैं 450 के। मैं इन नेट एसेट में से 60% का ही तो मालिक बना, पूरी कंपनी के मैंने 60% एसेट ही तो खरीदे हैं, 60% बिजनेस ही तो, इक्विटी शेयर ही तो खरीदे हैं, तो मैं पूरे बिजनेस के 60% का मालिक ही तो बना। एक बात बताइए, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 60% शेयर हैं तो कोई और व्यक्ति भी तो होगा जिसके पास रिमेनिंग 40 होगा, तो उस 40% शेयर की वैल्यू क्या है, तो ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसी का नाम है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो हिस्से की वैल्यू जो मेरे पास नहीं है। अगर ए ने बी का कंट्रोल लिया है तो दोस्त एक ही व्यक्ति का तो कंट्रोल होगा ए लिमिटेड का, बी के जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर होंगे उनकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका है फेयर वैल्यू, एक तरीका है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू कैसे, ये 4,50,000 के टोटल नेट एसेट हैं पूरी कंपनी के, 60% मैंने एक्वायर किया है, तो बाकी के हिस्से की वैल्यू क्या है, तो यहां पे आ जाएगा 450 इंटू 40%। ये तो हो गया इस वाली विद्या से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने बाजार से 60% शेयर खरीदे 550 के, तो बाजार से 550 में शेयर खरीदे वो 60% खरीदे, तो दोस्त 40% की वैल्यू कितनी होगी, ये 60% की वैल्यू है, तो रिमेनिंग 40% की वैल्यू कितनी होगी। सर ये अच्छा है कि ये अच्छा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा हाउ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज टू बी वैल्यूड। फेयर वैल्यू लिखा हुआ आएगा तो ये वाली वैल्यू ले लेना, ना लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाहते हैं, इस पे भी और इस पे भी, दोनों में से कैसे भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को वैल्यू किया जा सकता है, ईदर ऑन प्रोपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू और ऑन फेयर वैल्यू। चलिए हम इसमें ये वाला लेके चलते हैं। बताइए 450 का 40% क्या बना, 1,80,000। गुडविल कितनी है, कंसीडरेशन कितना दिया, 6 लाख, सॉरी 550। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू है 180 और फेयर वैल्यू नेट एसेट की ये है 1050 माइनस 6 लाख, ये है 450। ध्यान से देखो, ये 100% नेट एसेट थे, ये 60% का कंसीडरेशन था, तो आपको 40% का कंसीडरेशन और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो गुडविल आएगी। 60% बिजनेस की वैल्यू ये है, 40% बिजनेस की वैल्यू ऐड किए बिना मैं 100% बिजनेस की वैल्यू थोड़ी निकाल पाऊंगा, तो पहले मुझे चाहिए 100% बिजनेस की वैल्यू। 60 जो मैंने खरीदा है वो वाली वैल्यू ले ली, और 40 कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, जो किसी और के पास है शेयर्स उनकी वैल्यू, जो किसी और के पास है शेयर्स उनकी वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है, या तो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट से या फेयर वैल्यू से। हमने कौन सा ले लिया है, नेट एसेट मेथड से। आएंगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें हम फेयर वैल्यू से भी लेंगे। 180 और माइनस 450, यह कि 280 गुडविल। तो 100% कंपनी का कंसीडरेशन ये होता और 100% नेट एसेट ये होते, तो गुडविल कितनी डेबिट होती, ये होती 2,80,000 से। ये जनरल एंट्री बनेगी, और अगली एंट्री क्या बनेगी, कंसीडरेशन टू इक्विटी कैपिटल 550 550। यानी अब आपको दो एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। ए में बी का बिजनेस
कंट्रोल में लिया। कैसे ले लिया? 60% शेयर्स खरीद के इस वाली कंपनी में, दोनों लेकिन अलग अलग हैं। तो आपको स्टैंड अलोन में जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी शेयर खरीदने की 60%। आज से आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे, यानी आज से आपको A+B करके दिखाना पड़ेगा। हम इसके साथ दोनों मिला के कितने बिजनेस चलाते हैं ये बताना पड़ेगा। उसमें आपको इसके सारे एसेट लिखने पड़ेंगे फेयर वैल्यू पे। आपको उसकी भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो आपके कब्जे में नहीं है, जिसे आप बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जब कंट्रोल आप करते हैं तो बाकी क्या होगा? नॉन कंट्रोलिंग। ये काम आपको कब करना पड़ेगा? स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन डेट को, और ये वाली A+B एक्विजिशन डेट को। ये दोनों काम कब हुए हमारे? 1/4/19 को। 1/4/19 को शेयर खरीदे तो ये एंट्री, 1/4/19 को ही उसके नेट एसेट लिख के भी दिखाने पड़ेंगे कि आज आपका बिजनेस कितना कंट्रोल में है। जो पुराना था वो तो है ही है, किसी दूसरे का भी आपने कब्जे में ले लिया, तो दोनों मिला के इतने हमारे पास बिजनेस हो गए हैं, ये बताना पड़ेगा। सर ये तीसरा ही है, और बताया था आपने 110। आपने बिजनेस कंट्रोल में लिया 1/4/19 को। फर्स्ट टाइम आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां बनाए होंगे, यानी यहां पे आपको दो बनाने पड़ेंगे एक्विजिशन डेट पे। दो कौन कौन से बनाने पड़ेंगे? एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और CFS। अगली बार फाइनेंशियल ईयर फिर कब खत्म होगा? 31 मार्च 20 को। यहां फिर CBS बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां से लेके यहां तक जो ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो 110 के हिसाब से रिपोर्ट करनी पड़ती है, जिसे आप होल्डिंग सब्सिडियरी बुलाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 AS फॉलो करते हैं एक्विजिशन की डेट को। अगर हमने किसी कंपनी में शेयर्स एक्वायर करके कंट्रोल लिया है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये वाली एंट्री, कंसोलिडेटेड में ये वाली एंट्री। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है CFS का। 110 के हिसाब से हमें हर साल अगला फाइनेंशियल ईयर 31/3/21, अगला फाइनेंशियल ईयर 31/3/22। कहने का मतलब ये है आप जब भी अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तब अब से आगे कंसोलिडेट करके बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसोलिडेट ही बनाएंगे, नहीं, हर बैलेंस शीट की डेट को A भी बनाएगी, B भी बनाएगी, और हर बैलेंस शीट की डेट को आप इन्हें कंसोलिडेट कर करके दिखाते रहेंगे। ये पहला स्टेप है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। उसके बाद की रिपोर्टिंग जो होती है होल्डिंग सब्सिडियरी की, वो 110 AS के हिसाब से होती है। पर जब भी कभी आप बिजनेस खरीदेंगे, कंट्रोल में लेंगे, आपको यहाँ पे 2 AS अप्लाई करने पड़ेंगे। एक तो CFS के लिए 27 और SFS के लिए 27 और कंसोलिडेटेड के लिए 103। ये 2 AS यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है जी, चलो।